नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल आज हम बहुत जगह ये दृश्य देख रहे थे कि जगह जगह जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पर जो मीसाबंदी हैं उनका सम्मान किया गया और आपातकाल को याद किया गया और इसे एक काला दिन की तरह बताया गया। हमारी स्मृति में यदि हम देखते हैं तो हम 15 अगस्त 26 जनवरी को जो है पूरे देश में आज़ादी के उन परवानों, शहीदों और नेताओं को याद करते हैं जिनकी वजह से हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली और हम जो है लगातार अपनी आज़ादी को बचाए रखने के लिए अपने संविधान को 26 जनवरी को जो लागू हुआ उसके लिए हम जद्दोजहद करते दिखते हैं। राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर हम सबके जो गाने अक्सर हम जो सुनते हैं गीत, उसमें प्रमुख रूप से हम लोग के कानों में जो गीत आता है जो हमें राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करता है कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, वो जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, या वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, या फिर हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। इस तरह के बहुत सारे गीत होते हैं जो हमारे में एक राष्ट्रीय भावना का संचार करते हैं और याद दिलाते हैं कि जब हम रंग दे बसंती चोला माँ मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हैं तो हमको भगत सिंह की याद आती है, या कदम कदम मिलाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा। तो ये जब गीत गाते हैं तो हमें बहुत सारे मोमेंट याद आते हैं और ये मोमेंट हमें याद दिलाते हैं कि किस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ, कितने लोग शहीद हुए और किस तरह से हमने अपने देश की आज़ादी जो है वो अंग्रेजों से हासिल की। अभी भी हम देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, उसका युद्ध हमारे देश ने झेला। कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के चलते बहुत से निर्दोष लोग मारे गए। देश के कई भीतरी हिस्सों में हिंसक घटनाएं, आंदोलन हुए जिन पर काबू पाया गया। अभी भी मणिपुर में हिंसा की आग भड़की हुई है। कश्मीर में कभी कभी आतंकवादी घटनाएं होती हैं। चीन और पाकिस्तान आए दिन हम पे बॉर्डर पे कहीं ना कहीं हमारे साथ हमको परेशान करते हैं, कुछ ना कुछ छूट-फूट घटनाएं करते हैं, हम उनसे निपटते हैं। हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे यहाँ जो नक्सलवाद है वो भी कभी कभी हमको परेशान करता है और हम उससे भी निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा संविधान, हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और अपने देश प्रेम के चलते हम इस अपने गणतंत्र की रक्षा करते हैं, अपने संविधान की रक्षा करते हैं और देश की आज़ादी के 50 साल बाद यानी कि 1975 देश ने एक बार फिर गुलामी के माहौल को महसूस किया, जिसे हम आपातकाल के नाम से जानते हैं। 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनने के कुछ ही देर बाद ओम बिरला ने आपातकाल की न सिर्फ निंदा की बल्कि उस दौरान जेल में मारे गए कैदियों की याद में 2 मिनट का मौन भी धारण करवा दिया। पूरे देश में जनजीवन भूभाग के लिए सबके अपने दायरे में रह के जीने का अधिकार संविधान देता है। मीसा कानून देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बनाया गया था, किंतु तत्कालीन इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस की सरकार थी उसने इसका उपयोग अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने के लिए किया। आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पे जगह जगह मीसाबंदियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। लोकसभा चुनाव में हारने पर 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर विपक्ष के तमाम नेताओं, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी सहित तमाम नेताओं को जेल में डाला। आपातकाल में 14 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 22 लोगों की हिरासत में मौत हो गई। देश की 8वीं लोकसभा सत्र के तीसरे दिन यानी 26 जून को जब समूचा विपक्ष संविधान बचाने की दुहाई दे रहा था और सत्ता पक्ष भाजपा आपातकाल में अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए जेल गए मीसाबंदियों को अलग अलग जगहों पे सम्मान कर रही थी, इसी बीच देश की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले और जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सरकार ने आज़ादी के करीब 4 दशक बाद सम्मान निधि, जो इसमें मासिक पेंशन थी, जमीन, ताम्र पत्र आदि देकर भी सम्मानित किया और ट्रेन बस में उनको फ्री पास भी दिया गया अलग अलग जगह। अब वो पीढ़ी धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो 1947 के पहले आज़ादी के आंदोलन में 1942 में या उसके पहले गई थी, अब वो पीढ़ी खत्म हो रही है और अब जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों का भी संगठन बन गया है, जगह जगह शहीद भवन है। और इस तरह से चूंकि लंबे समय तक कांग्रेस थी और अधिकांश लोग, उस समय ऐसा नहीं था कि सिर्फ कांग्रेसी जेल गए थे, जेल जाने वालों में हर देशभक्त जिसको देश से प्रेम था और जो
अंग्रेजों से आज़ादी चाहता था वो भी जेल गया। पर बड़ी संख्या में, चूंकि ये पूरा आंदोलन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे लोगों के साथ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे लोगों के साथ हुआ था, तो इस आंदोलन में कांग्रेस के लोग ज़्यादा आगे दिख रहे थे। ये भी कांग्रेसी कहते हैं कि जिन्होंने आज़ादी का, कोई स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं लड़ा, वो स्वतंत्रता के महत्व को क्या जानेंगे, वो संविधान की कीमत को क्या जानेंगे। पर भाजपा कहती कि जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, जिस इंदिरा गांधी ने इस देश में आपातकाल लागू किया और उस समय जिन लोगों ने ये विरोध किया उनको जेल में डाला और मीसा कानून के अंतर्गत उनको जेल की कोठरी में रहना पड़ा, और उसके बाद जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक आंदोलन खड़ा हुआ और जिसने पूरे देश में एक नए तरह का भूचाल लाया, और उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, और उस सरकार के बाद से हम देखते हैं कि लगातार जो कांग्रेस के गढ़ थे वो धीरे धीरे ढहते गए, और कांग्रेस आज फिर से, अभी उसने थोड़ा अलग अलग राज्यों में बेहतर किया है, पर वो अभी भी सत्ता से बहुत दूर है। तो ये कीमत अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रतिबंधित करके बहुत सारे लोगों को मीसा के तहत जेल भेजकर वो किया गया, उसका खामियाजा आज तक जो है वो कांग्रेस भुगत रही है। और उस समय का विपक्षी दल और आज का सत्ता पक्ष जो संविधान की शपथ समारोह में संविधान लेकर कांग्रेस के लोग या बहुत सारे विपक्षी लोग गए, उन पे सवाल करे कर रही है। आपातकाल को लेकर पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि किस तरह मीसाबंदियों को जली हुई रोटियां खाने मिलती थी, उनकी दाल में कंकड़ निकलते थे। बात अगर यहीं तक होती तो कोई बात नहीं थी, अगर मीसाबंदियों को भेजे जाने वाली चिट्ठियों को भी बाहर ही खोलकर पढ़ लिया जाता था। ये इस तरह के बहुत सारे प्रतिबंध, अखबारों ने अपना प्रतिरोध दर्ज किया था, बहुत सारे अखबारों को भी बंद कर दिया गया था। जो सरकारी संस्थान थे, दूरदर्शन, आकाशवाणी, उस पर भी सरकार की पूरी नज़र थी। अखबार के दफ्तर में एक सरकारी मुलाजिम बैठता था, वो देखता था कि कहीं आप जो है वो सरकार के खिलाफ तो नहीं लिख रहे हैं। बहुत सारे प्रतिबंध जो थे वो अभिव्यक्ति की आज़ादी पे थे या विरोध करने पे थे। कोई भी आदमी जो है वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। राजस्थान में मीसाबंदियों के आंदोलन का मुख्य केंद्र टोंक जेल था, ऐसे ही जयपुर और सवाई माधोपुर था। हर जगह अलग अलग जो मीसाबंदी, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, उस समय मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तो जबलपुर का सेंट्रल जेल, रायपुर का जेल, बहुत सारे जेल में मीसाबंदियों को रखा गया था। और वो फिर भी इसके बाद उनके भीतर एक प्रकार की देशभक्ति थी, या उनको लग रहा था कि ये जाति है और इसके खिलाफ वो लामबंद हुए। अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी हमको समझना पड़ेगा कि ये पूरा मामला क्या है। 4 वर्ष की सुनवाई के बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित करते हुए उन्हें 6 वर्ष तक किसी भी चुनाव में खड़े होने के अयोग्य घोषित कर दिया था। अब जब उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया और उसी दिन गुजरात विधानसभा के रिजल्ट आए और जिसमें कांग्रेस चुनाव हार गई, ऐसे समय में कांग्रेस को ये लग गया था कि अब जो है हमारी जाने की बारी हो रही है। और जयप्रकाश नारायण ने ये कहा था कि अब इंदिरा गांधी को अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये जेपी ने एक तरह का इशारा किया। जेपी के इस इशारे के बाद ये देखा गया कि उस समय इंदिरा गांधी जो हैं वो तत्कालीन राष्ट्रपति के पास जाती हैं 25 जून की रात को, और वो जो है उस दिन देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करती हैं। और 29 जून से राष्ट्रपति भवन के साथ धरने देने की बात जेपी ने कहा था। जेपी का आंदोलन बहुत बड़ा हुआ, जिसमें यूथ जो हैं, बड़े बड़े नेता, अगर हम आज के नेता कहें तो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, शरद यादव और बहुत सारे लोग जो समाजवादी थे या जेपी से प्रभावित थे, वो सारे लोग जेपी के आंदोलन में कूदे। बाद में हमने देखा कि अन्ना के आंदोलन से भी एक पार्टी उपजी जिसका नाम आप पार्टी है, पर इसके पहले जेपी के आंदोलन से पूरे देश का युवा इकट्ठा हुआ। बहुत सारे लेखक, शायर सब इकट्ठे हुए और तत्कालीन राष्ट्रपति जो फखरुद्दीन अली अहमद थे, उन्होंने 25 जून की रात को 11:15 बजे जो है आपातकाल लागू किया। और इस तरह जनता को जो मौलिक अधिकार संविधान ने दिया था उस पर प्रतिबंध लग गया। मीडिया पर सेंसरशिप के कारण
अखबारों और जो बाकी माध्यम थे वो वहाँ पर भी सरकार ने एक सेंसरशिप लागू की और ये देखा कि कोई ऐसी बात ना छपे जो सरकार के खिलाफ जाए। करीब 21 माह के एक भयानक और डरावने आपातकाल के बाद इसे हटाने के लिए देश की जनता ने संघर्ष किया और इस संघर्ष का प्रतिफल ये हुआ कि देश में फिर बाद में चुनाव हुए और चुनाव से जो है वो कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। और एक तरह से इसमें जयप्रकाश नारायण, मोरारजी भाई देसाई, राजनारायण, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और बहुत सारे नेता जो थे, लाल कृष्ण आडवाणी, मधु दंडवते, श्याम नंदन मिश्र, ये जो हैं बहुत सारे नेता थे अलग अलग जगहों पे। अभी सवाल ये उठता है कि हम आज आपातकाल को क्यों याद कर रहे हैं या हम क्यों कह रहे हैं कि 50 साल में देश कितना बदला, क्या आज भी आपातकाल लगाना संभव है? इन तमाम बातों को समझना भी बहुत जरूरी है। दरअसल आपातकाल लोकतंत्र का ऐसा धब्बा है जिसका बचाव नहीं किया जा सकता। लेकिन आज हम अलग अलग मीडिया में जो बहस देखते हैं उसके दौरान कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता ये कहते हैं कि आपातकाल को जस्टिफाई करने के लिए वो घोषित आपातकाल और आज के अघोषित आपातकाल को कंपेयर करते हैं। दोनों दौर की तुलना संभव नहीं है। आज परंपरागत मीडिया के साथ सोशल मीडिया बेहद प्रभावी रूप से सामने है। इस सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं के खिलाफ कई तरह की नकारात्मक बातें लिखी गई और कही जा रही है। विपक्ष के साथ ही आम लोगों को भी इतनी मुखर अभिव्यक्ति का मौका है जो पहले कभी नहीं था। सत्ता से पूछे जाने वाले सवाल कई हैं लेकिन उसकी तुलना इमरजेंसी के काले धब्बे से नहीं की जा सकती। अब सवाल यह है कि क्या आपातकाल की याद जरूरी है? तो इसका जवाब है प्रधानमंत्री मोदी देते हुए कहते हैं, चलिए उन्हीं को सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का। हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। तो वो जवाब देते हुए क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि आपातकाल को 50 साल पहले लगाया गया था, लेकिन आज के युवाओं को इसके बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात एक उपयुक्त उदाहरण है। जब संविधान को रौंदा जाता है, जनमत को दबाया जाता है और संस्थाओं को नष्ट किया जाता है तो क्या होता है। आपातकाल के दौरान की घटनाओं ने एक तानाशाही का उदाहरण दिया है। लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला हैं ने सदन में आपातकाल लगाए जाने की निंदा प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि यह सदन 1975 के देश में आपातकाल लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुरजोर विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा की। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था।
भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। क्रूर और निर्दयी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट मीसा में बदलाव करके कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित किया कि हमारी अदालतें मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं दे पाए। तो दरअसल जो मैं लगातार कह रहा हूं कि ये जो भाजपा है जो 50 साल बाद इमरजेंसी को याद कर रही है, और वो ऐसे समय जब विपक्ष लामबंद है और वो कह रहा है कि संविधान संकट में है, तो कहीं ना कहीं चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे पूरी भाजपा हो या भाजपा की सरकारें हो, ये बात कहेंगी कि आपातकाल जो था वो खराब था। और ये पूरे देश को कहना पड़ेगा, कांग्रेस को भी कहना पड़ेगा कि हाँ, हमसे गलती हुई, हमारे पुरखों से गलती हुई और उन्होंने आपातकाल लगाया और उसका खामियाजा भुगता। विनोबा भावे ने उसको अनुशासन पर्व कहा था, उनकी भी बहुत आलोचना हुई थी और बहुत सारे लोगों की आलोचना हुई थी। तो वो आपातकाल भी अच्छा नहीं था। और ये जो अघोषित आपातकाल जिसकी बात विपक्ष कर रहा है, जिसमें बहुत सारी संस्थाओं का सहारा लेकर यदि सत्ता पक्ष किसी को दबाने की कोशिश करता है, वो सत्ता पक्ष कहीं का भी हो सकता है, वो प्रदेश का भी हो सकता है, देश का, अगर वो भी करता है तो अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किसी भी तरह का हमला होता है तो वो हमला ठीक नहीं है। अगर देश की अखंडता, एकता, उसको खतरा और वो उस पर कोई आदमी कुछ कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। पर एक आदमी जिसको सामान्य संविधान बोलने का अधिकार देता है, सुनने का अधिकार देता है, लिखने पढ़ने का अधिकार देता है, अपनी बात कहने का अधिकार देता है, अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से उसकी भी आलोचना की जानी चाहिए। भाजपा ने मीसाबंदियों का जो सम्मान किया उसमें वो बहुत सारे नाम शामिल हुए जो कहीं जिन्होंने संघर्ष किया था, जो जेल गए थे। और जैसा मैंने कहा कि जो आज़ादी में जेल गए थे उनको नहीं पता था कि आज़ादी के बाद, मिलने के बाद कभी सरकार उनको पेंशन देगी, ताम्रपत्र देगी, सम्मान करेगी। उसी तरह जो लोग मीसा में जेल गए थे उन्हें भी नहीं मालूम था कि वो उनको बाद में कभी ये सपने में भी नहीं रहा होगा कि कोई सरकार आएगी और उनको इस तरह से सम्मान देगी, उनको मुख्यमंत्री निवास बुलाया जाएगा, उनको पेंशन की पात्रता होगी। ये बहुत सारी चीज़ें हुई। दरअसल हम जब अपनी आज़ादी को बचाने या किसी सामूहिक संघर्ष के लिए एकजुट होते हैं तो निश्चित रूप से वो संघर्ष जो है बहुत लंबे समय तक याद किया जाता है। आज हम झांसी की रानी को याद करते हैं, हम शहीद भगत सिंह को याद करते हैं, हम जो है राजगुरु को याद करते हैं, हम अलग अलग लोगों को, चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हैं, हम बहुत सारे आज़ादी के दीवानों को याद करते हैं, महात्मा गांधी को याद करते हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए, हम लाला लाजपत राय को याद करते हैं। और उसके बाद आज हम जेपी को भी याद करते हैं क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया और उस समय जिस तरह आज़ादी के तराने लिखे गए थे और वो बहुत सारे लोगों को प्रेरित कर रहे थे, उसी तरह मीसा के समय जब आपातकाल लगा तो तब भी कवि, लेखक, शायरों ने अलग अलग तरह से अपनी अभिव्यक्ति को अंजाम दिया और लोगों को जागृत किया। और जो भी उनके पास माध्यम थे उस माध्यम से उन्होंने जनता के बीच ये मैसेज दिया कि ये जो कुछ हो रहा है ये संविधान के खिलाफ है। तो जैसा कि आपने देखा सुना कि इस बार
मीसाबंदियों को लेकर बातचीत हुई है, आपातकाल को लेकर बातचीत हो रही है और ये बात बीजेपी सब जगह पहुंचाना चाहती है। वो ये देख रही कि जो पूरा इंडिया गठबंधन है जो उसके खिलाफ एकजुट हुआ है और इस बार उसकी ताकत बढ़ी है, तो कहीं वो पहले ही दिन से संसद में जिस तरह से विरोध प्रकट कर रही है, ये विरोध कह रही कि ये संविधान को नष्ट कर देंगे, ये आरक्षण छीन लेंगे और बहुत सारी बात विपक्ष कह रहा है। तो इसके बरक्स जो है भाजपा ये नैरेटिव खड़ा करना चाहती है कि ये लोग संविधान की क्या बात करेंगे। इन्होंने तो खुद, इनके पूर्वजों ने आपातकाल लगाया था, लोगों पे जाति की थी। तो ये संघर्ष हमको आए दिन अब देखने मिलेगा कि एक आज़ादी के साथ जुड़ी हुई पार्टी है जिसके बाद में जो उसकी परंपरा में इंदिरा गांधी आती हैं और वो आपातकाल लगाती हैं, और दूसरी तरफ आपातकाल के को हटाने के लिए जो संघर्ष करते हैं उससे उपजी पार्टी के लोग हैं, जो उसमें कुछ लोग इंडिया गठबंधन में भी हैं अभी और ज़्यादातर जो है भाजपा में है। वो किस तरह से आने वाले दिनों में टकराट होती है और दोनों एक दूसरे को किस तरह से ये बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल संविधान के या हमारी आज़ादी के असली रखवाले कौन हैं। नमस्कार।